आज की स्थिति आप देखें कि कम उम्र में ही व्यक्ति अधिक उम्र का दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसे बीमारियां घेर लेती हैं। वह अपने शरीर की क्षमता और ऊर्जा को खोने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस विषय को आज हम समझेंगे। आपको यहाँ पर कोई आहार नहीं लेना है, कोई औषधि नहीं लेनी है, केवल अपनी जीवन शैली में बदलाव और कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना है। हमारे लिए इन नियमों ने विशेष कार्य किया। निश्चित रूप से यह आपके लिए भी उपयोगी होंगे, बस आपको ठीक से समझना है और 1 महीने के पालन में ही आपको इनसे विशेष लाभ दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पहले विषय को, और वह यह है कि अगर आप कुछ शारीरिक नियमों को धारण करते हैं, जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं होगा। आपको ध्यान देना होगा कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसन्न आप इंद्रियां बना स्वस्थ इतने भी दिए थे कि स्वस्थ क्या है, जिसका मन प्रसन्न है, जिसकी इंद्रियां स्वस्थ हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ होगा। अगर आपका मन ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, मानसिक रोग है, तो ऐसा आपके शरीर का कोई संस्था नहीं है जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी यौन क्षमताओं को खोने लगेंगे, आपका पाचन ठीक नहीं रहेगा, आपकी श्वसन की जो प्रणाली है वह बिगड़ जाएगी और एक एक कोशिश का आपकी उससे प्रभावित होगी। तो आपको ध्यान देना है कि आप किसी प्रकार की चिंता, तनाव, परेशानियों में ना फंसे। लेकिन यह कह देना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। परेशानियां क्यों आती हैं, इसको आप समझ लें। परेशानियां आती हैं गलत आचरण से। परेशानियां आती है आपके व्यसन, इंद्रियों के व्यसन जो होते हैं उनसे। तो आप अगर सदाचारी हो जाते हैं, अगर आप सही नियम से चलते हैं, जीवन में तमाम मोह बुरी शक्तियों को छोड़ करके सात्विकता की तरफ बढ़ते हैं, तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। गलत कामों को छोड़ना होगा, गलत वासनाओं को छोड़ना होगा, तभी आप मानसिक स्तर पर शांत अनुभव करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी भोग भोगते हैं तो क्षणिक सुख दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके बाद विशाल परेशानियां, डिप्रेशन और आपको मानसिक अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो जो हमारा पहला विषय है, आचरण ठीक होना चाहिए, मनोभाव ठीक होने चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, प्रभु का नाम लें, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, निश्चित रूप से आपको एक विशेष शांति का अनुभव होगा। दूसरे बिंदु को आप इस प्रकार समझें कि एक बार हम एक व्यक्ति के पास रुके हुए थे, तो वह अपनी कुछ सारी समस्याएं हमसे बताने लगा। उसको पाचन से संबंधित बहुत अधिक समस्या थी, उसका भोजन ठीक से हजम नहीं होता था, गैस की, पित्त की समस्याओं से बहुत ज़्यादा बनी रहती थी। हमने उसे जीवन शैली के कुछ नियम बताएं, दूसरी चीज़ें बताएं, कुछ आहार के नियम बताएं, जिससे कि स्वाभाविक रूप से लाभ भी होता है। लेकिन हर विषय को हम एकदम से नहीं समझ सकते कि क्या वह गड़बड़ कर रहा है, कहाँ वह त्रुटि कर रहा है। कुछ समय बाद हम उसके साथ भोजन करने लगे, तो भोजन हमने साथ में ही किया, और भोजन करने के बाद उस व्यक्ति ने ठंडा जल मंगाया। ठंडे जल का उसने 1 गिलास पूरा भर के मंगाया। उसे देख रहे थे, तब हमने उसे कुछ नहीं कहा, और उसने भोजन करने के बाद वो ठंडा पानी पीना शुरू किया और वो 1 गिलास पानी पी गया। तब हमने उसे कहा कि आपने क्या किया? उसने कहा कि मैंने पानी पिया। मैंने कहा कि आपने पानी नहीं पिया है, आपने समझें कि झर पिया है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि भोजन चेम्बर्स भोजनांते विष प्रथम, कि अगर आप भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीते हैं तो वह पानी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। भोजन करते हुए कम मात्रा में कुछ घूंट पानी की आप लेते हैं तो वह अच्छा है, बुरा नहीं है। क्योंकि जो आहार की रुखसता होती है उससे वह समाप्त होती है। बीच में भोजन के कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन भोजनांते ही विष प्रथम, अगर भोजन करने के बाद आप पानी पीते हैं तो ये विष के समान कार्य करेगा। क्योंकि आप समझें कि आपकी जो अग्नि है शरीर में काम करती है, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया। आप बाहर भी देखिए, अग्नि काम कर रही है, आप चूल्हा जला रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, एकदम से जल डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इसी प्रकार से जठर अग्नि आपके शरीर में जो काम करती है, पहले तो पानी और ऊपर से ठंडा पानी अगर भोजन के बाद पी रहे हैं तो कितना गलत आप अपने शरीर के साथ कर रहे हैं। उस व्यक्ति को वो बात समझ में आई, उसने उस चीज़ को थोड़े दिन तक निभाया, और कुछ ही समय में जो उसे समस्या आ रही थी उसमें उसे विशेष लाभ प्राप्त हुए। यह हमारा दूसरा नियम है। यहाँ पर 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी। यूँ तो पूरे दिन ही प्रयोग नहीं करना है, लेकिन भोजन के बाद ठंडा पानी विष है, ये समझ ले आप।
अब कितनी देर बाद भोजन के पानी पिया जा सकता है? तो लगभग 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हुआ, अति महत्वपूर्ण समझें। तीसरे स्थान पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अल्प भुत्वा बहु भुत्वा, कि जो व्यक्ति कम मात्रा में भोजन करेगा वो अधिक समय तक भोजन कर सकेगा। अधिक समय तक भोजन कर सकेगा, इसका क्या अर्थ है? यानी कि उसकी आयु अधिक होगी। अगर वह ज़्यादा पेट भर के खाता है तो भले ही वह अच्छा भोजन खा रहा है, सात्विक भोजन खा रहा है, लेकिन सात्विक भोजन के भी शरीर पर प्रभाव क्या होंगे? तामसिक प्रभाव होंगे। क्योंकि बात यह है कि अंततोगत्वा जो पेट में भोजन जा रहा है उसकी स्थिति क्या बन रही है। अब आपकी क्षमता है, आपकी इच्छा है 2 रोटी खाने की, आपने खाई 4 रोटी तो शरीर में जा कर के वह बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। फिर वहाँ पर उतने पाशा खरस नहीं निकलते हैं जितना उस भोजन को पचाने के लिए चाहिए। फिर वह भोजन अधिक समय तक पेट में रोकता है, और जितने समय तक वह अधिक पेट में रुकेगा उतना वहाँ पर विषाक्त पैदा करना शुरू कर देता है। थोड़ी मात्रा में भी अगर विष बन जाता है तो आप उसे ऐसे समझें जैसे कि आप दूध से दही बनाते हैं, तो आप दूध में 2-3 बूंद डाल देते हैं, जो मट्ठा होता है उसकी, और पूरा दूध दही के रूप में आपको प्राप्त होता है, क्योंकि वह जो बैक्टीरिया थे वह पूरे में फैल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर थोड़ी विषाक्तता भी पाचन तंत्र में कहीं बनती है तो फिर वह अधिक बनती चली जाती है। तो इसका साफ रहना ज़रूरी है। इसके स्थान पर आप अगर कम मात्रा में भोजन करते हैं तो आप समझें कि कभी आपने आपत्ति, यानी कि जो आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा भोजन भी कर लिया। आप आजमा करके देख लें, आपको वह हानि नहीं करेगा। कुछ प्रभाव तो होगा लेकिन विशेष हानि नहीं, क्योंकि मात्रा ठीक थी, आपका शरीर उसे पचा लेगा। कभी भी ध्यान रखें, भले ही अच्छा सात्विक भोजन है लेकिन इच्छा मात्रा से थोड़ा कम, इच्छा मात्रा के जितना भी नहीं उससे थोड़ा सा कम आप भोजन लेंगे, आप हल्का अनुभव करेंगे, आप अच्छा अनुभव करेंगे। आवश्यकता नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा। हमारे विद्यार्थियों के लिए यदि हम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तो आपको थोड़ा सा अल्प व कम भोजन ग्रहण करना है। अपनी भूख से इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यह हमारा तीसरा नियम हुआ। चौथे स्थान पर समझें कि आपको अपने सोने का, उठने का और भोजन का समय हमेशा एक रखना है। इस पर अक्सर व्यक्ति ध्यान नहीं देता। कभी वह 10 बजे सो रहा है, कभी वह 11 बजे, कभी 12 बजे, और कभी उठने में वह 6 बजे उठता है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। एक समय नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। यूँ तो आपको सही समय पर रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है, और सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठना है। लेकिन 4 नहीं उठ पाते हैं, 5 उठे। 5 भी नहीं उठ पा रहे हैं तो कुछ समय 6 बजे उठे, धीरे धीरे कम करें, लेकिन एक समय पर ला कर के अपनी स्थिति को रखें। आपको पक्का नियम बना लेना है कि मैं 4 बजे हूँ तो उठता हूँ, 4:30-5 बजे उठता हूँ तो उठता हूँ। आपके शरीर को उस प्रकार से फिर ढलने में सुविधा होगी। आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो उसी हिसाब से चलेगी जो मल्लुओं का निष्कासन की प्रक्रिया है। सो चांदी से निवृत्त होने की प्रक्रिया है, वो ठीक हो जाएगी। अगर व्यक्ति कभी किसी समय पर सो रहा है, कभी किसी समय पर उठ रहा है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या निश्चित रूप से होगी। और जब यह कब्ज़ की समस्या होती है तो वायु बढ़ती है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में माल रुकता है, तो वहाँ पर सड़न होती है, उससे ब्लोटिंग होती है, वायु बनती है। और जो ये वायु बनती है शरीर में, ये आपकी स्किन के ऊपर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि जैसे हवा बाहरी स्तर पर भी चीज़ों को सूखा देती है, तो जो ये आंतरिक वैल्यू होती है, ये जो स्किन होती है, उसमें रूखापन लेकर के आती है, चेहरा बेजान होना शुरू हो जाता है। अनेक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये भी एजिंग का कारण होता है। तो आपको सोने का, उठने का समय एक रखना है, साथ ही साथ भोजन का समय एक रखना है। इस नियम से आपको बड़े अच्छे लाभ होंगे, पक्का समझ लें और इस पर कार्य करना शुरू करें। ये आपका चौथा बिंदु हुआ 5वें स्थान पर। आपको चाय, कॉफ़ी और स्मोकिंग, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं व्यक्ति, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। क्योंकि जो धूम्रपान करते हैं, आप समझें कि उनकी जो सेल रिजनरेशन की एक प्रणाली है वह बिगड़ जाती है। यानी कि जो उनके सेल्स हैं वो ठीक प्रकार से रिजनरेट नहीं होते, बनते नहीं हैं। इससे भी बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये स्किन सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति होती है। तो जो भी व्यक्ति स्मोक करते हैं, जो भी निकोटीन का, जो यह आपके शरीर पर प्रभाव होता है, ये पूरे शरीर पर, हर प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है। और आपके चेहरे पर आपकी जो आयु की स्थिति है वो तो इससे बिगड़ती ही है, जल्दी वृद्ध होता है व्यक्ति।
तो आपको बिल्कुल धूम्रपान नहीं करना है। ध्यान रखना है। साथ ही साथ चाय कॉफ़ी वो भी कैसा अनर्थ करते हैं शरीर के साथ कि आप अभी उठे हैं, बिल्कुल आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। कहीं लोग पानी भी नहीं पीते और ऊपर से चाय कॉफ़ी शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत एसिडिक होती है, ये पित्त को बढ़ाने वाली होती है और इसका प्रभाव ऐसा है कि शरीर में जाकर के आपके जो पेट की ऊपर की लाइनिंग होती है उसको खराब करती है, दीवारों पर नुकसान पहुंचाती है। अल्सर जैसी स्थितियां बनती है। जो बहुत चाय का प्रयोग करेगा, कॉफ़ी का प्रयोग करेगा, तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। अगर आपको लेना ही है तो आप आयुर्वेदिक पर जो आती है, आयुर्वेदिक चाय कहते हैं, लेकिन उसमें चाय जैसा कुछ भी नहीं होता। वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ही एक योग होता है, आप उसको ले सकते हैं। वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको चाय कॉफ़ी और धूम्रपान जैसी स्थितियां यह सब छोड़ देना है आपको। इससे आगे बढ़ते हुए छठे स्थान पर आप समझें कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हम इस पर विस्तृत बात कर चुके हैं, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन संकल्प दृढ़ नहीं होते हैं, कैसे नियम होने चाहिए। अभी हमने जो पीछे का वीडियो साझा की, आपसे हमने उस पर पूर्ण बात की और वह नियम साझा की जो अपनाते हैं तो आपके लिए ब्रह्मचर्य कोई दुर्लभ नहीं होगा, आपके लिए सहज हो जाएगा। तो आप इन नियमों को समझें, पहले बताए गए मार्गदर्शन को आप देखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा जब आपके शरीर में सुरक्षित होती है तो जो मानसिक बौद्धिक प्रभाव होते हैं, जीवन में सात्विकता आती है, खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, शांत रहता है मन। उसका प्रभाव भी आपकी एजिंग पर और आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। और जब आप ब्रह्मचर्य रूपी ऊर्जा को सुरक्षित करके रखते हैं तो ओजस्व निर्माण होता है। भले ही कोई सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत कुछ भी कहे, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत, हमारे योगियों ब्रह्मचारियों के सिद्धांतों और अपने जीवन के अनुभव से कहे तो प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचर्य ने आपके लिए संजीवनी के समान उपयोगी है। कभी भी अपने इस धातु का छेना होने दे, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो कुछ समय भी आप देखेंगे तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। फिर आप उस अनुभव के आधार पर अपने आप ही उस नियम को निभाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना है, ये एक दृढ़ नियम बना ले अपने जीवन में। तो यह लंबाई और से आपके लिए एक प्रेरणा थी, जिस पर हमारी अनेक बंदूक चले हैं, उन्होंने अपने जीवन में लाभ लिए हैं। हमने खुद प्रभाव देखे अपने जीवन में, आपके साथ भी हमने साझा किया। सरल नियम है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जीवन में धारण करेंगे, लाभ तभी होंगे। ठीक से आपने अपेक्षा है, समझ लिया होगा और आप जीवन में प्रयोग के लाभ भी लेंगे। आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। धन्यवाद।